वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे कि हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा है और ये रमज़ान का आगाज़ होते ही पूरी दुनिया में गोया रंगो नूर की एक बहार सी आ जाती है, एक अजीब सी खुशी फ़ज़ा में महसूस होती है। और हम आज भी जैसे महसूस कर रहे हैं, पहला रोज़ा है लेकिन फ़ज़ा जो है मुअत्तर सी, बड़ी खूबसूरत सी खुशियाँ उसमें महसूस हो रही हैं हमें। इस माह सयाम के दौरान मसाजिद हों, मदारस हों, रौनकें वहाँ की दोबाला हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही रूह परवर इज्तिमात होते हैं, तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मदारिस में मासूम बच्चे दिलकश और पुरसोज़ आवाज़ में तिलावत कुरान पाक करते हैं और रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ बरक़ात समेटते हैं। और ऐसा ही एक मदरसा फैसलाबाद में है जो साबिक IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान साहब ने बनवाया था और यहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी रिहाइश और खाने पीने के तमाम अखराजात जो हैं वो इदारा ही अदा कर रहा है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि हाजी हबीबुर रहमान साहब ने अपने 5 मरले के ज़ाती घर पर इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा कदम है। इस वक्त इदारे का जो रकबा है वो 10 कनाल तक फैल चुका है। 5 मरले से ये शुरू किया गया और अब देखें कहाँ पर चला गया है। यहाँ से हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ो नाज़रा की तालीम हासिल करके इसनाद हासिल कर चुके हैं। हाजी हबीबुर रहमान 22 ग्रेड के अफसर थे। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद उन्होंने अपना पैसा, अपना वक्त, तमाम वसाइल दीन के काम के लिए वक्फ कर दिए हैं और ऐसा कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता। अफसोस की बात भी यही है कि हमारी हुकूमतें इस अजीम शख्सियत के खदमात को हमेशा नज़रअंदाज कर देती रही हैं, सराहा नहीं किया गया किसी प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ठीक है, इनको हम अगर अनसंग हीरोज़ कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमने वैसे अगर आम चीज़ देखी हो कि आम तासुर देखा हो कि तो ब्यूरोक्रेसी का या ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा है कि जब वो रिटायर होते हैं तो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हुए हमें नज़र नहीं आते। जहाँ पे साबिक IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान साहब ने ये बहुत ही खैर का काम किया है। तो हाजी हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाजी हबीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, रमज़ान मुबारक। आप बहुत ही अजीम मकसद पर काम कर रहे हैं, बहुत ही खैर का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको ख्याल कब आया था, कैसे आया था कि इसको शुरू करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल कुछ ख़ानदानी, कोई मोरूसी, कुछ ये विरसा था, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से अता थी। ये बचपन से, चूँकि मेरे वालिदैन मजहबी थे, और बड़े करीब थे अल्लाह के, उनका तअल्लुक़ अल्लाह बहुत गहरा था, तो वो मुझे चीज़ मोरूसियत में मिली थी। तो ये ख्याल अव्वल डे से ही था कि मैं कोई ऐसा दीन के लिए काम करूं कि मेरी दुनिया भी अच्छी हो और मेरी कब्र भी अच्छी हो। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस ये तौफीक अता फरमाई। हबीबुर रहमान साहब, कितने बच्चे हैं इस मदरसे में जो तालीम हासिल कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो तालीम हासिल करके जा चुके हैं? खाने पीने का इंतज़ाम इनके लिए कैसे किया जाता है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो जो हिफ्स का हिस्सा है, वो उसमें तकरीबन इसमें 600-700 के करीब बच्चा हिफ्स में है। और उसमें से ज़्यादा बच्चे वो जो है रहने वाले हैं, जो रात को रहने वाले हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो जो मैट्रिक किया हुआ है जिन बच्चों ने, उनको हम आगे लेके चलते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है, वसी हिस्सा जो है, वो तकरीबन 2,500 के करीब बच्चा है, वो जो अपनी इनिशियल तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हमने चूँकि इसका इलाक़ दावत इस्लामी से किया हुआ है, तो वो उनका जो तरीक़ाकार है बड़ा मजहबी है और हर फ़िरके से पाक है। तो उसमें वो बच्चों को ऐसी तालीम देते हैं कि बच्चे जो हैं वो दुनिया की तालीम हासिल कर करके अपने दीन को नहीं भूलते, दीन के साथ अटैच रहते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि ये अपना ज़ाती ख्याल है कि जो बच्चा दीन की तरफ जाता है वही माँ बाप के काम का होता है। जो दीन की तरफ नहीं जाता वो माँ बाप को इतनी लिफ्ट नहीं कराता, माँ बाप के काम का नहीं होता, वो दूर से ही हाथ टाटा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप जो फैसलाबाद के आपने तीसरे मदरसे की बात की है, जिसमें तकरीबन 2,500 बच्चे, उसमें कोई 130 के करीब लेडी टीचर्स पढ़ाती हैं। अच्छा। उसमें जो बड़ी ट्रेंड है, अच्छे अदारों से ट्रेंड है, वो 130 के करीब वो भी पढ़ाती हैं। तो उनका बहुत बड़ा सेटअप अल्लाह के करम से, शुक्र से। सर, और 5 मरले के मकान से, सर 5 मरले के मकान से आगाज़ किया। माशाल्लाह जो रकबा है, जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं कि 10 कनाल तक इसका रकबा पहुंच चुका है, ये कैसे एक्सपेंड होता चला गया? कितने लोग मिलते चले गए आपके साथ? ये बस अल्लाह ताला ही देता रहा साथ साथ। ये मैं पहले इसकी बुनियाद रखी थी जब मैं SSP साहिवाल था। अच्छा। तो उस वक्त ये 5 मरले का घर था जिस पर मैंने बुनियाद रखी। तो ये
88 की बात है। अच्छा। उसके बाद अल्लाह ताला साथ साथ मिलाता रहा, दोस्त मिलाता रहा, जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वो बहुत बड़ा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। तो ये मुझे और बताइएगा, इसमें से आपने दूसरा जो सवाल फरमाया, जी सर प्लीज कंटिन्यू। और इसमें जो दूसरा आपने सवाल फरमाया, इसमें अब तो माशाल्लाह हज़ारों बच्चे हिफ्स भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी जो मुझे लास्ट इतला आई थी, अब जो बच्चे हमारा जो अभी निकला है, ग्रुप निकला है, वो हफाज का 58 का है, और इस सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर 1 है। सही। हबीबुर रहमान साहब, इस नेक मिशन में क्या कभी हुकूमत ने भी आपकी मदद की है, या फिर अपनी मदद आपके तहत आपने इसको इतना फैलाया है? और कभी खिदमात का एतराफ़ भी सर किया गया है? हमने बहुत सी खिदमात का एतराफ़ होते देखा है, लेकिन ऐसी चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। नहीं, खिदमात के इतराफ़ की मैंने खुद कभी तवक्को नहीं की, कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे कोई खिदमात का इतराफ़ दे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसका जो है बदला जो सिला है वो सिर्फ अल्लाह ताला से उसका सिला मांगता हूँ। मैं किसी ना हुकूमत से, ना बंदों से, ना कोई, मुझे बिल्कुल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सोच नहीं है कि मुझे कोई इसको अप्रिशिएट करे, और इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे हो, प्राइवेट लेवल पे हो, मुझे बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन भी की गई है, या फिर आपने ये अपनी मदद आपके तहत ही इसको यहाँ तक फैलाया है अभी तक? जी, मैंने अर्ज किया ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। वो 1988 से लेकर अभी तक जी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाजी हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत खैर का काम कर रहे हैं आप, बहुत नेक काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल हैं, और वहाँ पर देखें हॉस्टल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बच्चे वहाँ पर रात रहते भी हैं। फिर उन्होंने 3 अलग तरीक़ाकार बताए कि मैट्रिक के बाद के बच्चे जो हैं वो अलहदा से वहाँ पर होते हैं। ये बहुत खैर का काम है, और हम हाफिज बन रहे हैं जो बच्चे, उनके बारे में बताया, ये बहुत ही बड़ा कदम है। हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उन्हें करीब लाने का ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लाजमी तौर पर करना चाहिए, और इसीलिए हमने हाजी हबीबुर रहमान साहब को दावत दी थी अपने प्रोग्राम में आने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और आपको बात बताते हैं कि पाकिस्तान के माया नाज साबिक फास्ट बॉलर जो हैं, आज उनकी सालगिरह है। तो पहले तो हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम से, सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उमर गुल को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे उमर। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका जो है आज तीसरे T20 मैच में मद्दे मुकाबल भी होने जा रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उमर गुल ने पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन क्रिकेट खेली। अगर आप T20 की खास तौर पे बात करें, वैसे तो जब पाकिस्तान के पास कोई बॉलर नहीं था, पाकिस्तान की बैकबोन जो थे वो उमर गुल ही थे, और उन्होंने क्या बॉलर जो हैं वो ये थे, और बहुत अच्छा खेल हमेशा से, बॉलिंग इनकी बड़ी शानदार रही है अपनी टीम के लिए। जितना शानदार ये खेलते रहे हैं, अभी भी इनको याद रखा जा रहा है, और अभी भी इनको उसी तरीके से, मतलब अपने रोल मॉडल कुछ खिलाड़ी तो हमारे समझते हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं वो इनको अपना रोल मॉडल भी समझते हैं। हाँ जी, आज 37वीं सालगिरह जो है उमर गुल मना रहे हैं। उमर गुल अपने खतरनाक यॉर्कर्स की वजह से जो है ना गुलडोजर के नाम से भी जाने जाते थे। 4 ओवर जब खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी, और पहले भी T20 के अंदर वो जब करते थे तो उसके अंदर स्कोर नहीं हो रहा होता था, और बेहतरीन जो है वो यॉर्कर्स पड़े होते थे। 14 अप्रैल 1984 को पेशावर में पैदा होने वाले उमर गुल ने 3 अप्रैल 2003 में शारजा स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में हमें उनसे बात भी कर लेनी चाहिए। साबिक मायानाज फास्ट बॉलर गुल इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। उमर गुल, कैसे हैं आप? पहले तो रमज़ान मुबारक आपको, और फिर साथ ही साथ आपको आपकी सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जी, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और इस बरकतमयी में अल्लाह करे कि हम जो भी इबादत करें, जो भी दुआ करें, अल्लाह उसको कबूल करे। और स्पेशली उन लोगों के लिए दुआ है कि जो इस कोविड में, जो कोरोना में के पेशेंट है, अल्लाह उनको जल्द जल्द सेहत दे, और ये जो एक पेंडेमिक एक वबा है, अल्लाह इसको जल्द जल्द ख़त्म करे ताकि लाइफ एक दफ़ा फिर नॉर्मल हो जाए। जी बिल्कुल, सच कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बाकी ये है, रोज़ा है अभी, तो रोज़े की हालत में इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद फिर फैमिली के साथ ही होंगे, और बस सिंपल तरीके से इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। उमर गुल साहब, आपने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जब आप बिल्कुल उरूज पर, कमेंटेटर्स ने आपको बुलडोज़र का नाम दिया। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जो इतने बेहतरीन यॉर्कर्स मारते हों। आप रिटायरमेंट के बाद अपने ज़बरदस्त यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग जो है नौजवानों को सिखा रहे हैं।
जी बिल्कुल, बड़े ऑनर की बात है कि आपका एक निकनेम पड़ जाता है, जो कि बचपन से हम लाइक जो हमारे जो पास्ट के जो दूसरे बॉलर्स थे, जिस तरह वकार भाई थे, उनको बुरे वाला एक्सप्रेस कहते थे। तो उन्हीं को देख के और क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ, फास्ट बॉलर बनने का शौक़ पैदा हुआ, और एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी जिसकी वजह से मेरा भी एक निकनेम पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब मुझे अब स्टेट मेंबर के जब हम 2009 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, और वहाँ पे जो मेरी परफॉर्मेंस जिस तरह के मैं आउट कर रहा था, विकेटों को हिट कर रहा था, तो उसके बाद एक बुलडोज़र का निकनेम मेरा पड़ गया। और यह है कि बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद ख्वाहिश यही है कि जो हमारे जो यंगस्टर है, जो यंगस्टर लड़के हैं, जो फास्ट बॉलर है, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं हमारे, अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँ, अपनी बॉलिंग स्किल उनको फॉरवर्ड कर सकूँ। और जो रिटायरमेंट के बाद जो पहले जो मेरे एक असाइनमेंट थी उसके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ एज अ बॉलिंग कोच, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है कि लड़के बड़े ज़्यादा वो जो यंग लड़के थे, काफ़ी उनका अच्छा रिस्पांस आ रहा था, खुश थे काम करना, वो खुद चाहते थे, वो खुद मेरे पास आते थे कि अपनी बॉलिंग स्किल्स के बारे में पूछे थे, जो उनको जो हेल्प चाहिए थी तो वो हेल्प के लिए खुद बात करते थे। तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है फर्स्ट असाइनमेंट में, और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर अब तो क्रिकेट से मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो ये है क्या फ्यूचर है इंशाल्लाह। उमर गुल, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है और वनडे सीरीज़ पर पाकिस्तान जीत भी चुका है। T20 सीरीज़ बराबर हो चुकी, लेकिन दूसरा T20 जो पाकिस्तान बहुत बुरे अंदाज में हारा है। इस शिकस्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कहेंगे, टीम नाकाम रही, किस वजह से रही, कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? देखिए, नो डाउट वनडे सीरीज हम हमसे अच्छी सीरीज जीत चुके T20 में हम जो ना हम पहला मैच तो जीत गए, लेकिन स्टिल उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स थी जिस पे काम करना है। स्पेशली जो हमारा नया बॉल है वो उस तरीके से नहीं हो रहा कि ऊपर से हमें जो ना विकेटें मिल जाए, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आप जो एंड के ओवर है, अगर आप पहले T20 में देखिए तो आखिरी 4 ओवर्स में हमें तकरीबन 50 to 60 रन पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स को बड़ा काम करना होगा इस चीज़ पे कि नए बॉल के साथ आप जब सर्कल में आप आउट नहीं करते तो सर्कल जो पहला पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आपको विकेट नहीं मिलती और आप रन्स भी लीक करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना, स्पेशली T20 में। और फिर जो आखिरी के ओवर्स है तो वहाँ पे वेरिएशन का होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने हार्डली बहुत कम बॉल देके जो यॉर्कर किए हो बॉलर्स ने हमारे, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बड़ा काम करना होगा। और एक तो ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है अपने लाइन और लेंथ के साथ, कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप वनडेज की बात करें या अभी T20 में 2 T20 हुए हैं तो हम थोड़े से वेवर्ड बॉल कर रहे हैं, क्योंकि T20 में आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है, बैट्समैन रेडी होता है शॉट के लिए। और बैट्समैन भी आजकल मॉडर्न डेज में नए शॉट्स उन्होंने सीखे, इनोवेशन आई बड़े क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल से आप जब तक आप विकेट टू विकेट और एक अच्छे लेंथ को आप हिट नहीं करोगे तो आपको रन ही पड़ेंगे। तो इस चीज़ पे काम करना होगा, तो उसे कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी होगी, लाइन डिसिप्लिन बॉल और कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ जब आप बॉल नहीं करोगे तो आप T20 सीरीज तो अभी बाकी है, आइंदा दोनों मैचेस में पाकिस्तान को कौन से खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए? और हाँ, शर्जील खान का भी बताएगा, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या उनके साथ भी मोहम्मद आमिर वाला मामला होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अब एक तो हमें इस चीज़ पे बड़ा ये है कि काम करना होगा कि कंसिस्टेंट प्लेयर्स को आपने चांस देना। कोई ये नहीं है कि एक प्लेयर आए और एक आध मैच में वो परफॉर्म नहीं करे आप इसको ड्रॉप करें। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं। शर्जील ऑब्वियसली उसने पास में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये बैन से पहले भी जब उसको बैन किया था और अभी भी जो उसने, अगर आप रिसेंटली आप उसने PSL में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो उसको परफॉर्मेंस बेस पे लेके आया। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पहले T20 में रन नहीं किया तो उसको ड्रॉप कर दिया, नहीं, उसमें पोटेंशियल है, उसमें स्किल है। वो पहले भी जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ था अपनी परफॉर्मेंस पे और अपने स्किल्स पे हुआ, और अभी जो अपकमिंग जो 2 बाकिया जो T20 है तो इंशाल्लाह वो इसमें खेलेगा। और जहाँ तक आप टीम की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है, वो तो आप ऑन द डे जब आप वो टीम मैनेजमेंट जो पिच देखते हैं उसी हिसाब से टीम बनाती है। लेकिन मेरे ख्याल से एक ये है, एक चेंज तो शाहीन अफरीदी की उसमें करना चाहिए, क्योंकि शाहीन बहुत क्रिकेट खेल रहा है
और उस पर अब ऑब्वियसली उसने पहले जो T20 उस तरह की बॉलिंग उससे नहीं हुई जो पास में उसने किए, जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नए बॉल से PSL में भी आउट कर रहा था, डोमेस्टिक में भी नए बॉल से वो अपनी टीम्स को विकेट दिला रहा था, जो कि हमें ये चीज़ अभी वो कम नज़र आ रही क्योंकि उसके नए बॉल से वो अभी हमें आउट करके नहीं रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रहा है बल्कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को उसको थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए क्योंकि वो बहुत खेल चुका है, वो बेचारा मेंटली फिजिकली थक गया है, जो कि वो खुद नहीं चाहता कि वो रेस्ट कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से उसके अपने कैरियर के लिए पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है कि उसको रेस्ट कराए और एक दफ़ा फिर वो 2-3 मैचेस में रेस्ट करा के फ्रेश आए और वो हमें ऊपर से विकेट नए बॉल से विकेट हमें दिला दे और हमें ब्रेक थ्रू दे दे, तो तभी पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती है जिस तरह के उसने पास में नए बॉल से अच्छी बॉल कर रहा था डोमेस्टिक में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे। उमर, आपको एक मरतबा फिर सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम जो बात कर रहे थे ना इशाल कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ रेस्ट देना चाहिए, वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे भी उन्होंने मुसलसल खेलनी है, वही बात एक फास्ट बॉलर कर रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 2 से 3 मैचों का रेस्ट मिलना चाहिए ताकि वो फ्रेश होकर, एक्टिव होकर और फ्रेश माइंड के साथ अपना खेल पेश कर सकें, और ये ज़रूरी भी है उनकी आने वाले फ्यूचर में जो अपनी फिटनेस के लिए भी कहीं अनफिट ही ना वो हो जाए। इरफान ज़हीर अब हमारे साथ इशाल मौजूद है, आज के मैच की भी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक। आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? कुछ तब्दीलियां होंगी क्या? शर्जील बेंच पे ही होंगे? देखना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या फखर बेहतर हुए कि नहीं। अगर तो फखर ठीक है तो मेरा ख्याल है फखर ही खेलेंगे। और दूसरा देखना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर फखर और शर्जील दोनों खेलते हैं तो इन दोनों को ओपन करनी चाहिए। रिजवान ऑल्दो के बड़ा कंसिस्टेंट है, लेकिन हमने जैसे बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान 200 प्लस करना चाह रहे हैं तो 200 प्लस के लिए आपको जरूरी है कि शर्जील और फखर दोनों टीम के अंदर शामिल हो, क्योंकि रिजवान जैसे हमने देखा कंसिस्टेंट तो बहुत है बट उनकी स्ट्राइक रेट जैसे जो पावर प्ले के अंदर है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अगर बैटिंग के अंदर चेंजिंग का देखा जाए तो यही एक चेंज बनता है। दूसरा ये है कि जैसे उमर में फरमा रहे थे कि कंटिन्यूसली खिलाया जा रहा है, हमने भी लास्ट शो में बात की थी कि बहुत ज्यादा खिलाया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, तो उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसमें जरूरी है कि आप हारिस को चांस दे सकते हैं, हारिस इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, इनको 2 मैचेस में रेस्ट दिया जा सकता है, रिगार्डलेस कि आप इतने ज्यादा वो टीमेट अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि हम कहीं मैच ना हार जाए, इस सपोर्ट से भी थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। वरीब साइन ये है कि उनकी बी टीम खेल रही है, 6-7 मेन प्लेयर नहीं खेल, पहला मैच भी बड़ी मुश्किल से हम जीते। बिल्कुल ठीक है। इरफान, बाबर पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि बाबर ने जिस किस्म की बैटिंग दूसरे T20 मैच में की है कि बहुत स्लो इनिंग्स थी, लेकिन हमने ये भी देखा दूसरी तरफ भी तो कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं हो रहा था ना, तो बाबर क्या करते हैं? क्या बाबर पर तनकीद जायज है? उनकी बाकी तमाम इनिंग्स को भूल जाना चाहिए? देखें, समहाउ तनकीद जायज भी है, क्योंकि आप अगर मैच खेल रहे हो और आप 140-150 की क्रिकेट खेल रहे हो, पहला मैच आपके माइंड में होना चाहिए था। पहले मैच में आपने देखा कि 180 ऑड उन्होंने किया और हमने वो चेज किया। तो जब इस तरह की क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं तो आपको माइंड में ये अप्रोच जरूर होनी चाहिए कि हमने 140-150 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। अगर आपको जीतने के लिए जाना है तो एटलीस्ट आपको 170-180 का तो चांस मिनिमम की बात करो देना चाहिए था। तो तनकीद जायज है, उनको ये चीज कंसिडरेशन में होनी चाहिए। आज दो के एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी और मोहम्मद हफीज की लगी, बट वो भी कंटिन्यू नहीं करती। बट एज ए कैप्टन, एज ए वो नंबर 3 पिक आए, वो उस दिन थोड़ा सा उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, तो उस लिहाज के जरूरी ये था कि वो अपनी स्ट्राइक रेट को भी एनहांस करें। देखिए, वो प्लेयर T20 में करेंगे जो अपना स्ट्राइक रेट को एनहांस करके चलते हैं। स्ट्राइक रेट एनहांस नहीं किया जाएगा तो ये टीमें सफर करेंगी। हमने जैसे कहा कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब टोटली चेंज हो चुका है, अब बड़ी इनोवेशन आज साइंटिफिक होती जा रही है T20 भी। अगर आपको अब चाहिए कि हर मैच के अंदर आप एटलीस्ट 200 प्लस की अगर टारगेट रह के चलेंगे तो फिर आपके पास 10 में से 7-8 मैच जीतेंगे। अगर आप 160-180 की अप्रोच के साथ जाएंगे तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो इरफान, क्या हैदर अली को खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए इस बार भी? जी, 100% उसको खिलाना चाहिए। वो आपका सबसे एक PSL की सबसे बड़ी कमोडिटी के तौर पे मिला, और जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे हैं, आल्दो कि अभी यंगस्टर है, उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जी, उसने उनके नंबर भी तो देखे ना आप,
देखिए हैदर अली से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन तब करेंगे, जैसे आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर जब वो खेले वो नंबर 3 पे खेले, उसके बाद कुछ अर्सा वो 3 पे आए। अब आपके पास मिडिल ऑर्डर कोई नहीं, आप उसको मिडिल ऑर्डर पे यूज करें। जो मिडिल ऑर्डर पे आप उसको 6, 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, उस पे तो आपको पता है आपने हर बॉल पे हिट ही करना है, तो ऑब्वियसली उस पे आउट होने का चांस भी टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आउट भी होंगे। तो आपको ऐसे लड़कों को बैक करना चाहिए। और अगर आपको लगता है किसी सूरत में कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं, क्योंकि ओडीआई में भी ये प्रॉब्लम देखा, T20 में भी हम देखते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है, उसमें आपको कहीं आसिफ अली को भी चांस दे सकते हैं आप, क्योंकि 2 प्लेयर आपके पास इस तरह के पावर हिटर होंगे, क्योंकि आपके पास पावर हिटर की बड़ी लैग कर रही है पाकिस्तान। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है बड़ा लीथल होगा। ऊपर से शर्जील और फखर हो नीचे, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बन सकता है। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने और आज के मैच के हवाले से बता रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है शाल, उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा कि पाकिस्तान स्कोर आखिर करने क्या जा रहा है। आप देखें शर्जील को बेंच पे बिठाते हैं या फिर मैच खिलाने की तरफ फैसला होता है। इस बात तो मेरे ख्याल नहीं चाह रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ये देखना यही है, जैसे हमजा ने कहा कि हमारी टीम जो है वो किस तरह से तरतीब दी जाती है ताकि हम आगे को देख सकें कि हमारा खेल क्या होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं आपसे। रमज़ान है, रमज़ान में हमें इजाज़त दीजिए, अगले रोज़े में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।